आज पढ़ेंगे अध्याय 6 पृथ्वी और ग्लोब के बारे में। ठीक है, बहुत आसान चैप्टर है ये भी। कह रहा किसी भी स्थान पर खड़े होकर अगर दूर तक निगाह डाली जाए तो ऐसा ऐसा लगा कि कुछ दूरी पर ही जमीन एवं आसमान आपस में मिल गई है। इसे क्षितिज कहते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग दूर में देखते हैं, मतलब बहुत ज्यादा दूर आप देखोगे, ये लगेगा क्या, ये जो धरती है और आसमान जो है एकदम सटा हुआ है। ठीक है, दूर से हम लोग देखेंगे ऐसा इसलिए नजर आता है क्या हमारा पृथ्वी गोल है, क्योंकि हमारा पृथ्वी गोल है इसलिए प्रतीत होता है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा पृथ्वी भी चंद्रमा की तरह गोल है परंतु आकार में चंद्रमा से बड़ी है। पृथ्वी भी गोल आकार का है लेकिन ये चंद्रमा से बड़ी है। चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति का नाम नील आर्मस्ट्रॉन्ग है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, ये बात याद रखनी है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, अब देखते हैं करा कि संसार में मानचित्र मानचित्र दिखाकर बताया गया है कि जमीन में बड़े बड़े हिस्से जो महासागरों से घिरे हुए हैं वे महादेश है। ये स्थल भाग है, पर स्थल पर ही लोग यहाँ पर रहते हैं। इसी गांव यहाँ पर गांव शहर और नाले इत्यादि। महादेश की कुल संख्या 7 है। महादेश की संख्या कितना है? 7 है। एक बार पढ़ लेते हैं। महाद्वीप एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अटलांटिक, ये महादेश है। और महासागर पढ़ लेते हैं। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक और आर्कटिक महासागर। ये याद रखना, ये हम लोग पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके महासागर और महादेश के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन आ भी सकता है सभी महादेशों का नाम लिखे या सभी महासागरों का नाम लिखे। देखिए महासागरों की संख्या कितना है? 4 है। ये बहुत गहरे होते हैं और औसतन लंबाई इसका 4 किलोमीटर तक होती है। बाप रे, 4 किलोमीटर तक पानी इसमें रहता है। सोचिए कितना बड़ा होगा। तो हम लोग यहाँ पे देखिए अटलांटिक महासागर को उत्तरी एवं दक्षिणी हिम महासागर भी कहते हैं क्योंकि अत्यधिक ठंड के कारण यहाँ बर्फ जमी रहती है। अटलांटिक महासागर को उत्तरी एवं दक्षिणी हिम महासागर भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कहा कि अक्षांश रेखा है। पृथ्वी गोल है। किसी भी गोले को यदि 2 बराबर भागों में बांटा जाए तो गोले का आधा भाग गोलार्ध कहलाता है। जैसे ये तरबूज है, तरबूज का आधा काट देंगे तो वो गोलार्ध में बन जाएगा। गोलार्ध का मॉडल हुआ। उसके बाद देखिए भूमध्य रेखीय वृत्त में किसी स्थान के बीच जो कोण बनता है उस स्थान का मतलब अक्षांश कहा जाता है। उस अक्षांश कहा जाता है तथा वहां से पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई रेखा को अक्षांश रेखाएं कहते हैं, कहलाती है। अक्षांश रेखा कहलाती है। ठीक है, ये बात याद रखनी है। यहाँ पर देखिए भूमध्य रेखीय वृत्त में भूमध्य रेखा पृथ्वी 0 डिग्री अक्षांश है क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी के मध्य में यहाँ पर 0 डिग्री अक्षांश से ही अन्य अक्षांशों की गणना होती है। विषुवत रेखा के उत्तर 90 डिग्री और दक्षिण। यहाँ पर देखिए ये जो चैप्टर है इसमें अगर ग्लोब रहता मेरे पास तो मैं अच्छे से आपको समझा पाता। मेरे पास ग्लोब नहीं है, इसका मुझे खेद है। यहाँ देखिए विषुवत रेखा उत्तर 90 डिग्री और दक्षिण में 90 डिग्री अक्षांश पर होते हैं। जो यहाँ पर जो विषुवत रेखा क्या होता है, तो जैसे अक्षांश हम लोग देखेंगे, ग्लोब देखेंगे, ग्लोब आपके लाइब्रेरी में होगा स्कूल में। यहाँ देखिए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा एवं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा, यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे मकर रेखा कहा जाता है। यहाँ पे देखिए 90 डिग्री उत्तरी तथा 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा क्रमशः उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव भी कहते हैं। यह अक्षांश वृत्त न होकर मात्र एक बिंदु होता है। 2 अक्षांश बिंदुओं की लंबाई समान होती है, मतलब बिंदुओं की दूरी का जो लंबाई होता है, मतलब बीच का दूरी समान होती है। ये बात याद रखनी है। देशांतर रेखा एक बार आपको अच्छे से देख लेना। उसके बाद देखिए देशांतर रेखा तिथि निर्धारण में भी सहयोग देती है। 180 देशांतर रेखा को सामान्यतः अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहा जाता है। इस रेखा से पश्चिम जाने में एक तिथि बढ़ा दी जाती है जबकि पूर्व जाने में एक तिथि घटा दी जाती है। ठीक है, जब जैसे कि मान लीजिए अभी शाम सुबह का जो मतलब क्या वहां पे देखोगे, जैसे कोई उत्तरी जो साइड में होगा अंतरराष्ट्रीय तिथि के अनुसार यहाँ पे एक दिन बढ़ा और घटा सकते हैं। इधर जाएंगे तो एक दिन, पूरब की ओर जाएंगे तो एक दिन घटाना पड़ेगा और पश्चिम की ओर जाएंगे तो एक दिन बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि देखिए सूर्य पूरब से उग के हम लोग को पश्चिम की ओर जाना पड़ता है, मतलब जाते हुए प्रतीत होता है। तो इसी का कारण ये होता है। पृथ्वी के कटिबंध, अब देखिए कटिबंध के बारे में पढ़ लेते हैं। कर्क एवं मकर रेखाओं के बीच अन्य अक्षांशों की तुलना में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है, जिसके कारण उष्ण कटिबंध, मतलब जिससे कारण इसे उष्ण कटिबंध, गर्मी ज्यादा होगा तो उष्ण कटिबंध। यह दिन रात की स्थितियां सालों भर मतलब होती है। सूर्य की किरणें यहाँ पर लंबवत पड़ती है, इसीलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है। दोपहर में देखते होंगे कि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, इसीलिए क्योंकि सीधे सीधे रेखा मतलब जो सूर्य की रोशनी है हमारे सर पर ही पड़ता है। अब देखिए
यहाँ पर तथा गर्मी का तापमान अधिक रहता है, यहाँ पे समशीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, ये भी याद रखना है। दिन रात और की स्थिति यहाँ होती है, तो परंतु सूर्य की किरणें कभी लंबवत नहीं पड़ते। समशीतोष्ण माने कुछ ठंड कुछ गर्मी। अब देखते हैं, कह उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव क्षेत्रों में सालों भर ठंड पड़ती है, तो शीत कटिबंध। जहाँ पे ठंड पड़ेगी शीत कटिबंध। देखिए पहला दूसरा चैप्टर में ही हम लोग ये शीत कटिबंध, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध ये सब पढ़ चुके हैं। यहाँ पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात पड़ता है। अगर पूछा जा सकता है किस कटिबंध पर मतलब 6 महीने दिन और 6 महीने रात होता है, तो शीत कटिबंध पे होता है। ठीक है, तो ये हम लोग कंसेप्ट पढ़ लिए। इसका हम लोग अभ्यास सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए, एक देशांतर से दूसरी देशांतर की दूरी तय करने में सूर्य को कितना समय लगता है, तो 4 मिनट समय लगता है। एक देशांतर जो है मतलब दूसरी देशांतर तक जाने में तो 4 मिनट समय लगता है। ठीक है, तो सबसे अधिक गर्मी कहाँ पड़ती है, तो उष्ण कटिबंध में कर्क रेखा है, तो कितना 23.5 डिग्री, मतलब यहाँ पे 23.1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से पूर्व जाने पर क्या एक दिन, मतलब पूर्व जाने पर एक तिथि घटा दी जाती है, और पश्चिम जाएंगे तो एक तिथि बढ़ा दी जाती है। ठीक है, यहाँ पे 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर मकर रेखा कहा जाता है। 180 देशांतर रेखा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। 180 डिग्री देशांतर रेखा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। पृथ्वी में कुल कितने ताप कटिबंध है, तो 3। पृथ्वी पर कुल 360 डिग्री देशांतर रेखा डिग्री 360 देशांतर रेखा खींची जा सकती है। देशांतर रेखाओं के मदद का समय का ज्ञान होता है। देशांतर रेखाओं से ही हम लोग का समय का ज्ञान होता है। ठीक, अब देखिए आगे अब हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है दिया हुआ, तो यहाँ पे देखिए पृथ्वी में दिए गए नमूने का नाम क्या है, तो उसका नाम ग्लोब है। आप शॉर्ट में लिख सकते हो ग्लोब। पृथ्वी के नमूना किस आकृति का होता है, तो यह गोल आकृति का होता है। तो गोल नमूना मतलब क्या, जो ग्लोब जिसको कहा जाता है वो। इस नमूने का आकृति किन्हीं अन्य 2 वस्तुओं का उदाहरण संतरा, तरबूज, खरबूज लिख सकते हैं। ठीक है, अपने दिमाग से लिख सकते हैं। पृथ्वी के इस नमूने में कौन कौन सी रेखाएं हैं, तो पृथ्वी की इस अक्षांश और देशांतर रेखा है, कर्क रेखा है, ऐसे लिख देंगे। उसके बाद देखिए, इस नमूने के अलावा अब किन माध्यमों से पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान को पता लगे। इस नमूने के अलावा हम लोग आसमान में यहाँ पर देखिए सूरज, रात एवं ध्रुव तारे को रुकाए किसी भी स्थान में स्थिति पता लगा सकते हैं ऐसे, और समय सूचक यंत्र से भी हम लोग पता लगा सकते हैं। ठीक है, स्थिति के बारे में पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 3 नंबर। अब देखिए 4 नंबर हम लोग बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। अक्षांश वृत्त किसे कहते हैं। अक्षांश वृत्त पृथ्वी के समांतर खींची गई कल्पित रेखाएं जो पूर्व से पश्चिम की ओर फैली होती है, उसी को अक्षांश वृत्त कहते हैं। बस इतना ही आपको लिखना है। 2 प्रमुख अक्षांश रेखाओं का नाम बताइए। तो 2 प्रमुख अक्षांश रेखा है, कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर होता है, और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर होता है। ऐसे ही आपको लिख देनी है। कारण पृथ्वी पर कितने कटिबंध है, इन कटिबंधों की विशेषता बताए। तो कुल 3 कटिबंध होते हैं, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और ध्रुवीय कटिबंध। तो ऐसे आपको लिख देनी है। ठीक है, अब देखिए देशांतर रेखा क्या होता है। तो देशांतर रेखा वे रेखा जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक फैली है, तो वो देशांतर रेखा हो गया। अब देखिए प्रधान मध्यम रेखा क्यों महत्वपूर्ण है। तो प्रधान मध्यम रेखा का महत्व, यहाँ 0 डिग्री देशांतर है, मतलब 0 देशांतर है यहाँ पे, जिसे पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध विभाजित होते हैं। ठीक है, अब देखिए सॉरी, यहाँ पे देखिए अक्षांश रेखाओं तथा देशांतर रेखा कुल संख्या कितने हैं। तो अक्षांश रेखा 181 है और देशांतर रेखा कितना है, 360 है। तो ये इसका आंसर लिख देनी है। ऐसे ही आपको सॉल्व। अब 5 नंबर देखिए, मेरे पास ग्लोब नहीं है, इसको आपको खुद से सॉल्व कर लेनी है। ऐसे ग्लोब होगा या स्कूल में बताते होंगे सर, तो ऐसे आपको लिख लेनी है। करेक्ट, खड़ी और परी रेखा किन दिशाओं के बीच, ऐसे मैं बता सकता हूँ, लेकिन ग्लोब अगर रहेगा तो अच्छे से बता सकता हूँ। तो ये आपको खुद से कर लेना। फिर भी नहीं बने तो आप कमेंट में पूछिए। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो चुका है। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।